वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है और हम लोग कर रहे हैं इसमें क्वेश्चंस जो इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल। हाउ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिजिकल कैपिटल मीन्स असेट्स जैसे कि मशीनरी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फिजिकल कैपिटल यानी मशीनरी को चलाने के लिए भी तो हमें एक एजुकेटेड और स्किल्ड इंसान की जरूरत पड़ेगी। अगर व्यक्ति के पास अच्छी एजुकेशन ही नहीं है, अच्छी उसकी हेल्थ नहीं है, तो वो मशीनरीज को भी उस प्रकार से हैंडल नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से कि करना चाहिए। दिस हैपेंस इन 2 ways एज अंडर पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू हायर लेवल ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है एक व्यक्ति के अंदर हायर लेवल का स्किल और एक्सपर्टाइज। अकॉर्डिंगली लेबर फोर्स इज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि लेबर फोर्स ज्यादा अच्छे तरीके से प्लांट मशीनरी को हैंडल कर सकती है, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल कैपिटल। दिस रेजेज द एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल बाय वे ऑफ हायर आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, यानी कि पर यूनिट ऑफ इनपुट से हमें ज्यादा आउटपुट मिलेगा, यानी कि फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अर्थात कम लागत में हमें बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फिजिकल कैपिटल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एंड पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इनोवेशंस। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है देश में तो इससे इनोवेशंस भी तो होंगे। इनोवेशन का मतलब नव प्रवर्तन, इन्वेंशन नहीं है ये इनोवेशन है। और जाहिर सी बात है इन्वेंशंस भी होंगे, आविष्कार भी होंगे, दोनों ही होंगे, इनोवेशंस भी होंगे, इन्वेंशंस भी होंगे। इंप्लाइंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इनोवेशन का मतलब चीजों को नए तरीके से करना, और डूइंग थिंग्स बेटर देन बिफोर, यह कह सकते हैं चीजों को पहले से बेहतर तरीके से करना। अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी राइजेज, यानी कि एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी मींस पर हेड प्रोडक्शन, एक लेबर के द्वारा किया गया प्रोडक्शन ही कहलाती है प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल में पैसा खर्च करने से, या कह सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करने से विकास होता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ह्यूमन कैपिटल और आर्थिक विकास में क्या संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अगर हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में, तो इससे आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। नेचुरली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन ऑफ एन इलिटरेट पर्सन, यानी कि एक एजुकेटेड व्यक्ति ज्यादा अपना योगदान दे सकता है देश के आर्थिक विकास में एक इलिटरेट यानी कि एक अनपढ़ व्यक्ति के कंपैरिजन में। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, क्योंकि एजुकेशन एक व्यक्ति को इस प्रकार का बना देता है कि वो समाज में होने वाले बदलाव को समझ सकता है। thus facilitate innovations
इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, जिसकी वजह से वो आविष्कार भी करेगा और चीज़ों को नए तरीके से भी करेगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर व्यक्ति एजुकेटेड है तो नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी अपना लेता है, अर्थात समझ जाता है नई टेक्नोलॉजी में क्या है, उसके हिसाब से वो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर सिमिलरली, इफ अ हेल्थी पर्सन कुड प्रोवाइड अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन हेल्थ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड होने के साथ साथ स्वस्थ भी है, स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसे हम लोग स्वस्थ नहीं बोलते हैं। स्वस्थ का मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से इंसान का स्वस्थ होना। केवल बीमारी का ना होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता। तो इसीलिए अगर व्यक्ति एजुकेटेड भी है और साथ में स्वस्थ भी है तो वो बिना किसी रुकावट के लेबर सप्लाई दे सकता है, यानी कि अपना योगदान देश के काम में दे सकता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करने पर इसका ज्यादा अच्छा असर पड़ता है देश के आर्थिक विकास पर। और ह्यूमन कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब हेल्थ में पैसा इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना। दस, बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ along with many other factors like on the job training, job market information and migration increases an individual's income generating capacity। यानी कि इन दोनों फैक्टर्स के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ, अगर बाकी फैक्टर्स पर भी लोग पैसा खर्च करते हैं तो उनकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, अर्थात पैसा कमाने की क्षमता बढ़ जाती है। आने वाले समय में वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दिस एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी of human beings or human capital contributes to economic growth। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छा योगदान मिलता है देश के विकास को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोप ज्यादा है, वो एक ब्रॉडर टर्म है ह्यूमन कैपिटल के कंपैरिजन में। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू ह्यूमन कैपिटल। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स education and health as a means to increase labor productivity. On the other hand, human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value। ह्यूमन कैपिटल में हम लोग हमेशा ज़्यादा ध्यान देते हैं इस बात पर कि एजुकेशन और हेल्थ पर हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि इससे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि पर हेड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा और हेल्थी होगा तो उसका ज़्यादा कल्याण होगा, उसका ज़्यादा भला होगा। यानी कि हमें इस पर पैसा खर्च इसलिए नहीं करना है क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि हमें पैसा खर्च करना है एजुकेशन और हेल्थ पर, क्योंकि यही मानव कल्याण का एक सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि जो इंसान पढ़ना और लिखना जानता है और उसकी हेल्थ भी अच्छी है, ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में ज्यादा बेटर चॉइस कर सकता है, अर्थात वो डिसीजन अच्छे ले सकता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो अपने आप ही देश के लिए फायदेमंद होगा, उसके लिए भी फायदेमंद होगा। इन शॉर्ट, हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इस बात पर जोर देता है कि हमें पैसा खर्च करना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ पर, ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले हमें।
और ह्यूमन डेवलपमेंट इस बात पर जोर देता है कि अगर व्यक्ति की एजुकेशन और हेल्थ अच्छी होगी तो उसका ज्यादा कल्याण होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूड है भी, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इस बात को भी और डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग द increase in productivity. In this view, any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services. In the human development perspective, human beings are end in themselves. Human welfare should be increased through investments in education and health, even if such investments do not result in higher labor productivity. वही बात जो मैंने अभी लास्ट में पिछले पेज पर आपको बताई थी कि ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन बीइंग्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जाती है कि हमें एंड रिजल्ट क्या मिलना चाहिए कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, और इसीलिए हम लोग पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर हमने जो पैसा खर्च किया है एजुकेशन पर या हेल्थ पर, फ्यूचर में हमें उसके रिटर्न्स ज़्यादा मिले। अर्थात अगर हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले, यानी कि व्यक्ति ने पढ़ने लिखने के बाद अच्छी हेल्थ होने के बावजूद भी अगर उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो फिर ये पैसा हमारा बेकार हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। वो कहता है कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, व्यक्ति अगर स्वस्थ है, तो अगर उसने प्रोडक्शन नहीं भी किया तो भी उसका ऑलरेडी कल्याण हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लेबर के द्वारा प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर ही उसका कल्याण होगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्वास्थ्य है, तो बिना प्रोडक्शन के भी आपका कल्याण हो चुका है। अब आपको इनकम की ज़रूरत नहीं है। इसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। पॉइंट नंबर 1, टेंजिबल ऑब्लिक इंटेंजिबल। फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीनरी या फर्नीचर, कोई भी असेट, वो फिजिकल कैपिटल कहलाता है। वो टेंजिबल होता है जिसे हम लोग बेच भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, जिसे आप छू नहीं सकते, उसे आप बेच नहीं सकते। मैं अपने स्किल्स को बेच नहीं सकता। अपने स्किल्स की वजह से पैसा कमा सकता हूं, लेकिन अपने स्किल्स को बेचा नहीं जा सकता। मैं अपने स्किल्स किसी और को सिखा सकता हूं, लेकिन अपने स्किल्स को मैं बेच नहीं सकता। और ना ही स्किल्स को यानी कि ह्यूमन कैपिटल को हम लोग छू सकते हैं। ओनली द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। केवल हम लोग अपनी सर्विसेज दूसरों को दे सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ओनर। ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर्स। यानी कि मेरे स्किल्स को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता, मेरी कला को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड, द फिजिकल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। और फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग किया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल अलग नहीं हो सकती अपने ओनर से, लेकिन फिजिकल कैपिटल अलग हो जाती है। कंटिन्यू, अभी यही क्वेश्चन चलेगा आगे, अभी 2 ही पॉइंट किए हमने। पॉइंट नंबर 3, मोबिलिटी अक्रॉस स्पेस। मोबिलिटी मीन्स चलनशील। नॉर्मली फिजिकल कैपिटल इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। यानी कि मशीनरी को हम लोग एक देश से दूसरे देश में लेके चले जाएंगे बहुत ही आसानी से। उसके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यह भी नहीं देखना पड़ेगा कि वो मशीन अब उस देश में कितने दिनों तक रहेगी। अगर हमने अपने देश से मशीन एक बेची है दूसरे देश में, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिनों बाद हमें वो मशीन वापस मंगानी पड़ेगी। बेच दी तो बेच दी, गई वो मशीन।
ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कैपिटल इज नॉट परफेक्टली मोबाइल, लेकिन ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है बिटवीन कंट्रीज, बिकॉज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर। क्योंकि यहां पर ह्यूमन कैपिटल का जो मूवमेंट होता है वो नेशनैलिटी और कल्चर के आधार पर होता है। अगर मैं अमेरिका चला भी गया अपने स्किल्स के साथ तो मुझे वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी और मुझे भेजा जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही मेरा वीज़ा समाप्त हो जाएगा मुझे वापस अपने देश में आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए मैं अपनी सर्विसेज जाकर दे सकता हूँ अमेरिका में, लेकिन परमानेंटली नहीं। और अगर मान लिया जाए परमानेंटली पहुंच गया मैंने वहां पर ग्रीन कार्ड भी ले लिया, तो देश का हर एक आदमी थोड़ी जा सकता है ऐसे कि पूरा इंडिया आप खाली कर दो, सारा का सारा इंडिया अमेरिका पहुंच जाए। अगर ऐसे परमिशन मिलने लगी फिर इंडिया में रहेगा कौन? फिर तो सभी लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है ज़्यादा सुविधाओं के लिए। और यही बात है कि फिजिकल कैपिटल कंप्लीटली मोबाइल होती है और ह्यूमन कैपिटल कंप्लीटली मोबाइल नहीं है। हम लोग सारे के सारे ह्यूमन कैपिटल को एक देश से दूसरे देश में नहीं लेके जा सकते। पॉइंट नंबर 4, नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन। कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीन लीड्स टू डेप्रिसिएशन। अगर किसी भी मशीन को आप लगातार इस्तेमाल करते जाओगे तो उसकी कीमत लगातार कम होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस विद एजिंग। और ह्यूमन कैपिटल घटती है उम्र के साथ साथ, बट कैन बी इंप्रूव्ड। लेकिन हम उसे घटने से रोक सकते हैं, बल्कि इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? थ्रू कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल के जो सोर्सेज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, और भी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे आपको, उन सभी के द्वारा हम लोग एजिंग के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल को घटना तो छोड़ो बल्कि बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। भारत में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलाती हैं, इस बात को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इन इंडिया, द मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट मीन्स एनसीईआरटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, and All India Council of Technical Education AICTE facilitates institutions which come under the education sector। अर्थात ये सभी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो कि एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर इन द एजुकेशन सेक्टर। और हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लगातार एजुकेशन सेक्टर पर पैसा खर्च करती हैं ओवर द ईयर्स, और काफ़ी सालों से ये पैसा खर्च होता आ रहा है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग 100% लिटरेसी। दैट मीन्स 100% लिटरेसी प्राप्त करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स लगातार कई वर्षों से पैसा खर्च कर रही हैं एंड कंसिडरेबली इंक्रीज द एवरेज एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ इंडियंस। और काफी हद तक ये देखा गया है कि ऐसा करने पर देश में एजुकेशनल अटेनमेंट बढ़ा है, यानी कि एवरेज लेवल जो है एजुकेशन का वो पहले से काफी अच्छा हुआ है। सिमिलरली, द मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR facilitate institutions which come under the health sector। सेम इसी प्रकार से मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ के द्वारा भी
यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है हेल्थ पर, जिसके लिए एक अलग काउंसिल बनाया गया है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, और ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देती है लोगों की हेल्थ पर। ये हेल्थ सेक्टर को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ द नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है एजुकेशन और हेल्थ पर वो भरपूर नहीं है। इसके फेवर में हमें यहां पर बात करनी है कि गवर्नमेंट को बीच में क्यों आना पड़ता है, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, इन योर व्यू इज इट एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर ऑफ इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस? इफ सो वाई? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को स्कूल फीस के लिए या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए रूल्स बनाने चाहिए फीस के लिए? और अगर ऐसा है तो क्यों? नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स, यानी क्या जरूरत है कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ता है? इट इज असेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फी स्ट्रक्चर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, ताकि एजुकेशन और हेल्थ में सभी लोगों को अच्छी सर्विसेज मिल सके। उसके कुछ रीजंस नीचे दिए गए हैं। रीजन नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड। जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पर, उसका लंबे समय तक हमारे जीवन पर असर पड़ता है और उसे तुरंत रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। हैंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि वंस अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू अ स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर वेयर देवर रिक्वायर्ड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बिफोर द डिसीजन इज टेकन टू शिफ्ट द चाइल्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन, substantial amount of damage would have been done. एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए हमने एक बच्चे को एक स्कूल में भर्ती कराया या उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और एडमिट कराने के बाद हमें लगा कि इसे यहां पर वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं जो कि मिलनी चाहिए, अब हमें इसे दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन तो बाद में लिया जाएगा। यहां पर जो डिसीजन लेने में हमने देरी की, इसकी वजह से हमें पहले ही घाटा हो चुका होगा और वो घाटा अब रिकवरेबल नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है और डिसीजंस लेने पड़ते हैं देश में एजुकेशन और हेल्थ के लिए। और यही कारण है कि देश में आपको जगह जगह सरकारी स्कूल भी बहुत सारे मिलेंगे और सरकारी हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स में केवल 1 रुपए की या 2 रुपए की पर्ची कटती है और बड़े से बड़ा इलाज होता है, और वही इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए देने के बाद भी अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। कंटिन्यूड, यही क्वेश्चन अभी आगे चलेगा और डिस्कस करेंगे इसको। 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन about the quality of services and their cost. The providers of education and health services acquire monopoly power and are involved in exploitation. एक आम कंज्यूमर को इन सभी सर्विसेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही वो उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ना ही इनकी कॉस्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। यही कारण है कि प्राइवेट लेवल पर जो लोग एजुकेशन दे रहे हैं या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो मोनोपोली करते हैं इसके अंदर। मोनोपोली का मतलब उन्होंने एक अधिकार कर रखा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से वो सभी मिलकर जनता का शोषण करते हैं। देयरफॉर द रोल ऑफ गवर्नमेंट in this situation is to ensure that the private providers of these services adhere to the standards
स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड चार्ज द करेक्ट प्राइस। इसलिए गवर्नमेंट को ये तय करना पड़ता है अपने रूल्स बनाकर कि अगर कोई इंसान प्राइवेट जगह जाकर भी सर्विसेज ले रहा है एजुकेशन की या हेल्थ की, तो उसे एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पैसा भी खर्च कर रहा है और उसको उसके बावजूद भी वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए, और उससे करेक्ट प्राइस भी चार्ज किया जाए। यानी कि अनाप शनाप, ये नहीं कि जितना मन में आया उतना पैसा वसूल कर लिया। इसलिए गवर्नमेंट का बीच में आना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक आर्स, जिस प्रकार से हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है अर्थात विकासशील देश है हमारा, विद अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। मैनी ऑफ अस कैन नॉट अफोर्ड टू असेस बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेसिक एजुकेशन या बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, अर्थात उनके पास इतना पैसा नहीं है। मोर ओवर, a substantial section of our people cannot afford to reach super specialty health care and higher education। यानी हमारे देश में एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कि सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकता और हायर एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर सकता। फर्दर मोर, when basic education and health care is considered as a right of the citizens, then it is essential that the government should provide education and health services free of cost for the deserving citizens and those from the socially oppressed classes। इसीलिए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया था 2009 में, ताकि हर व्यक्ति के पास अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन का अधिकार आ जाए। और अगर उसके पास अधिकार है और प्राइवेट सेक्टर उसको वो फैसिलिटीज नहीं दे रहा, तो अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि गवर्नमेंट को ये दोनों फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी जनता को, चाहे एजुकेशन हो और चाहे हेल्थ हो, ताकि जो हमारे देश में दबा हुआ इंसान है, जिसे समाज के द्वारा दबाया गया है, किस चीज को लेकर दबाया गया है? पैसे को लेकर, कि पैसा है तो इलाज होगा, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, बढ़िया इलाज होता है वहां पर भी। अगर आप पे पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाइए, वहां पर भी अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि वहां पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई होती है, और आप ऑल ओवर इंडिया में चेक कर लीजिएगा, इंडिया में आपको जितने भी आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े लेवल के अफसर्स मिलेंगे, 90% से ज्यादा अफसर्स ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन को लेकर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं भारत में? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। हर व्यक्ति के पास शिक्षा होनी चाहिए, यह भी अभी दूर का सपना है। कहने का मतलब यह आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को इंडिया में एजुकेशन दी जा सके। प्लान में तो बनाते हैं कि हर व्यक्ति को एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट भी, एक्ट भी बना दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, लेकिन अभी भी ये दूर का सपना है। थ्रू लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड। पहले के कंपैरिजन में लिटरेसी रेट तो बढ़ा है, एडल्ट्स में भी और यूथ में भी। स्टिल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया इज एज मच एज इंडियाज पॉपुलेशन वॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि आजादी के वक्त हमारे देश की जनसंख्या लगभग 35 और 40 करोड़ के बीच में थी, 35 to 40 करोड़। और अब इस टाइम देश में इतने ही लोग इलिटरेट हैं, अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल का जो सपना है वो भी सपना ही है, वो भी अचीव हुआ नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जेंडर इक्वलिटी
बेटर देन बिफोर, यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव करना पढ़ाई के लिए या इलाज के लिए, ये पहले से तो सुधरा है, बेटर देन बिफोर है ये पहले से, लेकिन अभी वो बात नहीं है जो कि होनी चाहिए। हम लोग बात करते हैं केवल कि फीमेल्स को, औरतों को वही अधिकार मिले जो हमारे पास हैं, आदमियों के पास हैं, लेकिन केवल बोलने की बात है ये, रियलिटी कुछ और है। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स आर नैरोइंग, सिग्निफाइंग अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्वलिटी। लिटरेसी रेट मेल्स और फीमेल्स में जो पहले बहुत ज्यादा अंतर हुआ करता था, अब उतना अंतर नहीं है, और ये एक अच्छी बात है देश के विकास के लिए। स्टिल द नीड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज इमिनेंट फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन अभी भी वुमेन्स के लिए एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, सच एज इंप्रूविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ताकि आर्थिक रूप से औरतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो किसी और पर निर्भर ना रहें, एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, और औरतों को समाज में जो स्टेटस मिलना चाहिए वो एजुकेशन ही दिला सकती है। वुमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इंपैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट। अगर हमारे देश में वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो फर्टिलिटी रेट भी थोड़ा फेवरेबल होगा। एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसका अच्छा असर पड़ेगा औरतों पर भी और बच्चों पर भी। जैसे कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो उसे पता होता है कि एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा कम से कम कितने साल बाद करना चाहिए, वरना ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाके देखेंगे एक बच्चा हुआ, 1-1.5 साल बाद ही दूसरा बच्चा हो जाएगा, फिर 1-1.5 साल बाद तीसरा बच्चा हो जाएगा। इससे लेडीज के फर्टिलिटी रेट पर असर पड़ता है, और माँ और बच्चे दोनों की हालत उतनी अच्छी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। इसलिए औरतों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है देश में। पॉइंट नंबर 3, हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स। हायर एजुकेशन मीन्स 12th के बाद जो पढ़ाई होती है, अर्थात कॉलेज लेवल पर। द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप। इंडिया का जो एजुकेशन पिरामिड है वो स्टीप है, जैसे पहाड़ होता है ना, बहुत ही नोकीला पहाड़ हो, दैट मीन्स स्टीप पिरामिड, इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल, जो इस बात को शो करता है कि हमारे देश में हायर एजुकेशन लेवल तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यानी कि स्कूलिंग लेवल पर आपको बहुत से बच्चे दिखाई देंगे पढ़ते हुए 10th क्लास में, 12th क्लास में, लेकिन हायर लेवल तक पहुंचने वाले स्टूडेंट्स उतने नहीं हैं देश में जितने की होने चाहिए, अर्थात वो लगातार घटते जाते हैं। कुछ लोग 10th के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, और कुछ लोग 12th के बाद भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, और अगर पढ़ाई करते भी हैं तो केवल डिग्री के लिए, जिसका कोई महत्व नहीं है। ह्यूमन कैपिटल में डिग्री काम नहीं आती, ह्यूमन कैपिटल में काम आता है स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। मोर ओवर द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ इज द हाइएस्ट, और यही कारण है कि हमारे देश में अधिकतर लोगों को पढ़ने और लिखने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। क्वेश्चन नंबर 30, recently the government of India has taken a few steps to reach the 6% growth goal as recommended by the Education Commission 1964. Do you agree with the given statement? Give valid reasons in support of your answer. हाल फिलहाल में हमारे देश की गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं कि 6% ग्रोथ हमें अचीव करना है, अर्थात 6% गोल का टारगेट, ग्रोथ का टारगेट हमें प्राप्त करना है, क्योंकि ये रिकमेंड किया गया था एजुकेशन कमीशन 1964 के द्वारा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर हैं तो उसका रीजन बताइए। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट।
Point number 1. In 2009, the Government of India enacted the Right to Education Act to make free education a fundamental right of all children in the age group of 6 to 14 years. 2009 में गवर्नमेंट ने एक नया कानून, एक नया अधिनियम पास किया था कि हर वो बच्चा जिसकी उम्र 6 और 14 साल के बीच है उसे फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसे देना। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बीन स्टार्टेड लिविंग अ 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। अर्थात गवर्नमेंट इनकम टैक्स जब किसी व्यक्ति से लेती है तो जितना इनकम टैक्स उसे भरना चाहिए उस पर 2% एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा लेती है। द रेवेन्यू फ्रॉम द एजुकेशन सेस हैज बीन earmarked फॉर स्पेंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इस प्रकार से जो गवर्नमेंट को आमदनी होती है वही पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है एलिमेंट्री एजुकेशन पर। पॉइंट नंबर 3, द गवर्नमेंट ऑल्सो सेंशंस अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। यानी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अमाउंट सेंशन किया है हायर एजुकेशन पर खर्च करने के लिए, और जो बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते उन्हें लोन देने के लिए। हाउएवर, स्टिल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज ओनली अबाउट 4% ऑफ जीडीपी। लेकिन ये 6% वाली बात जो ऊपर क्वेश्चन में कही गई थी वो भी अचीव नहीं हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी जीडीपी का केवल 4% ही खर्च कर रही है, विच इज लेस देन द 6% टारगेट एज प्रपोज्ड बाय द एजुकेशन कमीशन 1964। बल्कि एजुकेशन कमीशन 1964 ने कहा था, रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को अपने जीडीपी का 6% पैसा खर्च करना चाहिए, और गवर्नमेंट कर रही है 4%। तो यहां पर कुल मिलाकर यह बताया गया कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है और अच्छा कर रही है, लेकिन टारगेट जो था गवर्नमेंट का उसे पूरा नहीं कर रही है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे के सेशंस में। थैंक यू।